हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ इलेक्ट्रिकल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया। पहला क्वेश्चन देखिए, यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर का यहाँ पे आंसर दे रखा है सी नंबर VAR। यहाँ पे देखिए पावर ट्रायंगल बना हुआ है। बेस मेरा एक्टिव पावर कहलाता है, परपेंडिकुलर रिएक्टिव पावर, और एपरेंट जो होता है वो मेरा हाइपोटेन्यूस कहलाता है। तो रिएक्टिव पावर का आप देख लीजिए VAR होता है, ये रिएक्टिव पावर होता है, VI cos फाई होता है, जो आप लोग जानते हैं कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। तो यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर इज VI cos फाई। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट दैट द इन एनी इलेक्ट्रिक नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज जीरो। मतलब कि कोई भी नेटवर्क में जब करंट जो मीट करता है इनकमिंग जितना होता है आउटगोइंग के बराबर होता है। तो मीटिंग पॉइंट मेरा हमेशा जीरो कहलाता है, कि मतलब जितना करंट इन करेगा उतना ही करंट मेरा आउट करेगा। जैसे देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा I1 I2 मेरा इन कर रहा है, और I3 I4 और I5 मेरा आउट कर रहा है। तो यहाँ पर I1 प्लस I2 इज इक्वल टू होगा क्या, I3 प्लस I4 प्लस I5। तो ये था कि अलजेब्रिक सम कोई बोलता है ये किरचॉफ्स करंट लॉ के अनुसार होता है कि नेटवर्क में करंट जो भी इन करेगा आउटगोइंग के बराबर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल करंट सोर्स द इंटरनल रेजिस्टेंस इज। आंसर आपको एक नंबर दिया है, इन्फिनाइट एंड कनेक्टेड इन पैरेलल। कि मैंने आइडियल करंट सोर्स जो होगा उसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस होगा वो इन्फिनाइट होगा। मतलब आप कभी भी उसको मेज़र कीजिएगा तो वो इन्फिनाइट बताएगा, वो हमेशा लोड से पैरेलल में कनेक्टेड होगा। यहाँ आप देखिए आपको लिखा होगा, फॉर एन आइडियल करंट सोर्स द इंटरनल रेजिस्टेंस इन इन्फिनाइट एंड कनेक्टेड पैरेलल सच दैट आइडियल करंट सोर्सेज प्रोवाइडेड कॉन्स्टेंट करंट इरिस्पेक्टिव ऑफ लोड। लोड के रिस्पेक्टिव जो होता है करंट जो होता है लोड वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये था आइडियल करंट सोर्सेज जो हमेशा इन्फिनाइट होता है। तो यहाँ पे आप तीसरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर हैज़ द लोएस्ट रेजिस्टिविटी। हम लोग देखते हैं कि कंडक्टिविटी जब यूज़ करते हैं तो किसका कंडक्टिविटी में रेजिस्टिविटी जो होता है सबसे लोएस्ट होता है। तो आंसर आपको डी दिखता होगा, सिल्वर। सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर हम लोग कहते हैं। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है देखिए, वो रेजिस्टिविटी से प्रोपोर्शनली होता है, इसलिए सिल्वर का सबसे कम, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद एल्युमिनियम आता है। तो इसी तरीके से अकॉर्डिंग अगर बढ़ता हुआ क्रम में देखेंगे आप तो इसका नीचे दे रखा है, और वो सबसे कम रेजिस्टिविटी का है, नीचे वाला सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी का है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए कि द एनर्जी यूज बाय एन 1.5 किलोवाट हीटर इज़ 5 मिनट इज़। मतलब कि 1.5 किलोवाट का जो हीटर है 5 मिनट अगर चलता है तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला सिंपली होता है E इज इक्वल टू P इंटू टी, मैंने पावर इंटू टाइम, कितना टाइम में उसको कंज्यूम करा लें। पावर दिया होगा किलोवाट में, उसको हम लोग वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मिनट चला रहे हैं, 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिसका यूनिट होगा जूल। तो इसको कैलकुलेशन करके देखिएगा, आपको नीचे में दिख रहा होगा ये जूल होगा। तो एनर्जी का सिंपली फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू P इंटू टी। उसके बाद ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। ओम्स लॉ हमेशा मेटेलिक कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल होता है, वो इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। ओम्स लॉ स्टेट दैट इफ ऑल द फिजिकल कंडीशन आर अनएफेक्टेड at constant temperature the potential difference of a conducting wire is directly proportional to current applied on them. तो I is equal to V by R and hence flow linearity, hence Ohm's law is defined for conductor not for insulator and semiconductor and electrolyte। कि अगर फिजिकल कंडीशन सारे कांस्टेंट रहेगा तो V इज इक्वल टू डायरेक्ट होगा करंट के प्रोपोर्शनल होगा, जो कि ओम्स लॉ से डिफाइन कराता है। ओम्स लॉ हमेशा मेटेलिक कंडक्टर के लिए यूज़ होता है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज़ नहीं होता है। बहुत जगह आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको इसी तरीके से आपको समझना है कि ओम्स लॉ हमेशा मेटेलिक कंडक्टर के लिए यूज़ होता है, ना कि सेमीकंडक्टर, ना इंसुलेटर, ना इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ये देख लीजिए ओम्स लॉ आपको पूरा दिखता होगा।